गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बहुत दिनों से मैंने वीडियो बनाई नहीं। मेरी लास्ट वीडियो आई थी कामाख्या ट्रिप की 3 वीडियो, और फिर उसके बाद में मैंने एक भी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा, आप लोग जानते हैं कि मैं पंडित जी हूँ, तो थोड़ा नवरात्रि चल रहा था, तो चैत्री नवरात्रि में मेरे को अनुष्ठान इत्यादि पूजा पाठ था, तो उसके कारण थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियो में बना सका नहीं। परंतु अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक नई वीडियो दी जाए। और अब ये जो वीडियो मेरी है ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, क्योंकि लास्ट मैंने ट्रिप की कामाख्या की, तो कामाख्या की 3 दिन की मैंने ट्रिप की। तो वो ट्रिप में मैंने क्या जाना, क्या सीखा, और यदि कोई नया व्यक्ति कामाख्या जाना चाहता है, कामाख्या टेम्पल दर्शन करना चाहता है, तो उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहली बात आती है कि यदि हमें कामाख्या टेम्पल दर्शन करने जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे कि मैं बाय एयर गया था, तो वहाँ कामाख्या टेम्पल की जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, और फिर उसके बाद में वो जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है वहाँ से जो टेम्पल है वो 20 किलोमीटर है, तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट जा सकते हैं। और गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो आप पूरे भारत में कहीं से भी गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट मिल सकती है, या तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी या तो डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। मैं जिस समय पर गया था उस समय पर थोड़ा कोरोना वाला प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके कारण मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट मिली है। बाकी हमारे यहाँ से अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट भी वहाँ के लिए मिलती है। वहाँ पे जाने के बाद फिर आप जैसे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहाँ से टैक्सी मिलेगी। अब टैक्सी कैसे मिलेगी उसके लिए भी एक बात है कि यदि आप डायरेक्ट एयरपोर्ट के बाहर निकल करके वो टैक्सी आप लेंगे और फिर उसके बाद में आप टेम्पल तक जाएंगे, तो शायद आप लोगों को भाड़ा थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये दिमाग लगाया था। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसके अंदर भी बताया है कि मैं और रवि भाई हम लोग थोड़ा है ना आधा किलोमीटर बाहर निकले, और फिर वहां से हम लोगों ने टैक्सी की। तो हम लोगों को 400 रुपीज में वो टैक्सी वाला एकदम मंदिर तक छोड़ करके आया था। बाकी आप अंदर से लेंगे तो शायद आपको 750-800 रुपया जैसा टैक्सी वाला चार्ज करता है। तो ऐसा आप अगर बाहर जाते तो वो एक चीज हो सकता है। तो पहला चीज है कि आप बाय एयर आ सकते हैं। सेकंड आता है कि जो हमारे इंडिया में बहुत लोकप्रिय बोल सकते हैं कि बहुत फेमस है, वो है ट्रेन। तो हाँ, ट्रेन से आप जा सकते हैं, और ट्रेन से जो रहेगा वो थोड़ा और इजी बन जाता है, क्योंकि जो कामाख्या स्टेशन है वो कामाख्या स्टेशन वो मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आपको भारत के किसी भी बड़ी सिटी से कामाख्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल सकती है। अब जैसे हम लोग रहते हैं गुजरात में, तो गुजरात अहमदाबाद से और कामाख्या जाना यानी एक लंबी जर्नी हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप कहीं लंबी जर्नी करते हैं तो फिर उसके लिए आपको फ्लाइट थोड़ा सुटेबल होता है। और अगर मान लो आप नजदीक रहते हैं तो फिर उसके हिसाब से आप ट्रेन से भी वहां पर जा सकते हैं, और फिर वहां से आप ऑटो करें तो आपको 50-100 रुपए में ऑटो वाला जो है वो मंदिर तक छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप आसाम जा करके और फिर उसके बाद में वहां से आप कामाख्या मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और जो कामाख्या मंदिर है वो गुवाहाटी सिटी में आया हुआ है, और ये जो गुवाहाटी है वो आसाम का जो कैपिटल पड़ता है दिसपुर, वो आसाम के कैपिटल से भी नजदीक में ही गुवाहाटी सिटी है। तो इस तरीके से आप कामाख्या मंदिर जिस भी वे से आप जाना चाहें उस वे से आप कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो गाइस, अब आता है कि जैसे हम कामाख्या मंदिर पहुंच गए, हमने दर्शन किया, परंतु वो मंदिर का महत्व क्या है, क्यों कामाख्या मंदिर जाना चाहिए, क्यों दर्शन करना चाहिए। तो उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि भारत में 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है भारत में, जिसके अंदर से कामाख्या एक शक्तिपीठ है। और इसको ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या जो है वो महाशक्तिपीठ है, यानी सभी शक्तिपीठों में भी कामाख्या का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये शक्तिपीठ क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि शिव जी का विवाह हुआ था माता सती के साथ, और माता सती के जो पिताजी थे वो दक्ष प्रजापति थे, और दक्ष प्रजापति को शिव जी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि शिव जी का तो आप लोग जानते हैं कि भस्म वस्म लगा करके और अपनी मस्ती में रहते थे। तो दक्ष प्रजापति को वो चीज नहीं अच्छी लगती थी। तो दक्ष प्रजापति ने एक बार एक यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि सभी लोगों को बुलाया, परंतु शिव जी को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, और माता सती को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। तो जिस पर माता सती ने शिव जी को कहा कि जब उन्हें पता चला कि नहीं, इस तरीके से मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ रखा गया, तो उन्होंने शिव जी को कहा कि हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। तब शिव जी ने माता सती को ये बताया कि देवी, यदि हमें आमंत्रण नहीं मिला है तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमारा भाग उस यज्ञ में नहीं है। तो उस समय पर जो माता सती थी वो अत्यंत क्रोधित होती है, और क्रोधित होकर के और फिर जो है शिव जी को अपना एक रौद्र स्वरूप दिखाती है, माँ काली का स्वरूप। तो जिससे शिव जी भयभीत होकर के और भागने लगते हैं, और भागने लगते हैं तो हमारी जो दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं, तो 10 दिशाओं में चारों तरफ शिव जी भागने लगते हैं।
तो उस समय पर देवी सती के यानी कि महाकाली के 10 रूप और निकलते हैं, जो 10 दिशा में से शिव जी को जो डर करके शिव जी भाग रहे माता जी का स्वरूप देख करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जो 10 महाविद्या बनी है। देवी के उन्हीं 10 स्वरूप को 10 महाविद्या कहा जाता है। और इस तरीके से शिव जी एग्री करते हैं कि नहीं आपको जाना है तो आप जाइए। इस तरीके से फिर उसके बाद में शिव जी माता सती को कहते हैं कि कोई बात नहीं आप जाइए, पर शिव जी आगे का काल जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो इस तरीके से माता सती जो है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जाती हैं, और जब यज्ञ में जाती हैं तो वहां पर उनका अपमान होता है, शिव जी का भी अपमान होता है, जो माता सती से सहन नहीं होता। और फिर माता जी क्या करती है कि उसी यज्ञ कुंड में माता जी कूद जाती हैं। और जब उस यज्ञ कुंड में माता जी कूदती हैं तो ये बात जब शिव जी ध्यान में बैठे हैं हिमालय पर्वत पर, और उन्हें जब ये बात पता चलती है तो शिव जी वहां पर आते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हैं शिव जी। और क्रोधित होकर के और माता जी की जो जलती हुई चिता है उसको अपने ऊपर लेकर के अपने कंधे पर, और फिर शिव जी जो है वो तांडव करने लगते हैं। और ये जब तांडव महाविनाशकारी तांडव होने लगता है तो उस समय पर भगवान नारायण वहां पर प्रकट होते हैं, और वो अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती की जो बॉडी है उसके अलग अलग भाग कर देते हैं, जो 51 भाग किए गए हैं, और वो 51 जगह पर अलग अलग गिरते हैं। और जो वो भाग जहां जहां पर गिरे हैं वहां वहां पर एक एक शक्तिपीठ अपनी बनी है। तो जो माता जी का गुप्त भाग है वो गुप्त भाग नीलांचल पर्वत पर जाकर के गिरता है, जहां पर कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। और इसी तरीके से माता जी का जो हृदय है वो माता जी का हृदय हमारे यहाँ गुजरात में अंबाजी में गिरा है, तो वहां पर माता जी का सौम्य स्वरूप है। और माता जी का गुप्त भाग जो है वो नीलांचल पर्वत पर गिरता है। और ऐसा कहा जाता है, नीलांचल पर्वत की भी अपनी एक स्टोरी है कि जो नीलांचल पर्वत है वो सूर्य को स्पर्श करता था, इतना ऊंचा पर्वत था, परंतु जब माता जी का गुप्त भाग उस पर गिरा तो वो पर्वत जो है वो नीचे दब गया है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में फिर वहां पर कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई, और उसके आजू बाजू जो 10 महाविद्या की स्टोरी मैंने आपको बताई, तो उस तरीके से 10 महाविद्या टेम्पल भी वहां पर हैं। तो आप कामाख्या मंदिर जाएं तो कामाख्या मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, 10 महाविद्या टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी वहां पर घूमने लायक काफी जगह हैं, जैसे कि उमानंद महादेव। तो उमानंद महादेव का भी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं पर भी देवी के दर्शन करने जाए तो वहां पर उनके भैरव होते हैं, जिनके दर्शन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक उनके भैरव के दर्शन नहीं होते हैं तब तक उस देवी के दर्शन का कोई फल प्राप्त होता नहीं है। तो इसी तरीके से उमानंद महादेव जो है वो वहां पर है उनके भैरव के स्वरूप में, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, बीच में एक छोटा सा टापू है, और आई थिंक उसको पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा टापू कहा जाता है जो नदी के बीच में है। तो उस टापू के ऊपर एक महादेव जी का मंदिर है जिसे उमानंद महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर भी उसका भी ब्लॉग है, मेरा तीसरा जो ब्लॉग है उसके अंदर मैंने उसके बारे में बताया है कि आप उससे बोट से वहां पर जो है कि टापू में के बीच में जा सकते हैं और वहां पर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो वो उमानंद महादेव जी के दर्शन आप कर सकते हैं, कामाख्या टेम्पल दर्शन कर सकते हैं, 10 महाविद्या टेम्पल दर्शन कर सकते हैं, नवग्रह टेम्पल दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा आसाम स्टेट जू, आसाम स्टेट म्यूजियम, नेहरू पार्क, ये सब जगह भी हैं जो आप गुवाहाटी में घूम सकते हैं कामाख्या टेम्पल दर्शन करने के बाद। आसाम स्टेट म्यूजियम जो है वो उस क्षेत्र का सबसे जूना म्यूजियम है, जिसकी स्थापना आई थिंक 1940 में की गई थी। और इसके अंदर आसाम जो है, आसाम राज्य, और ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है वो संस्कृति के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वहाँ का कल्चर क्या है एक्चुअल में, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि अभी तो कैसा है कि सब जगह का कल्चर एक जैसा ही हमको देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। पर पहले के समय में पोशाक से लेकर के हर एक चीज का डिफरेंट होता था कि भाई ये उत्तर का व्यक्ति है तो इसकी पोशाक ऐसी रहेगी, दक्षिण का है तो इसकी पोशाक ऐसी, पूर्व का है तो उसकी ऐसी, पश्चिम का है तो उसकी ऐसी। पर अभी तो जनरल हो गया कि सभी लोग पैंट शर्ट ही पहनते हैं। परंतु वो सभी चीजें जूनी चीजें की जो हमें जाननी चाहिए, हमारे देश की विविधता जो है उसे पहचाननी चाहिए, तो ये सब चीजों का भी काफी अच्छा समन्वय वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो आप कभी जाइए तो उसकी भी मुलाकात लीजिएगा। आसाम में यदि आपको घूमना है तो आप जैसे कि टैक्सी कर सकते हैं, उसके अलावा आसाम स्टेट टूरिज्म की बसें भी चलती हैं जो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हमको थोड़ा भाव में हमको हमारे तरीके से सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हम तो अभी हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि भाई जहाँ पर थोड़ा अपने को बजट में आए ऐसी जगह ऐसी चीज़ों के साथ घूमना पसंद करते हैं। तो आप आसाम स्टेट की जो बसें चलती हैं टूरिज्म वाली, उसके अंदर आप घूम सकते हैं, वो आपको एकदम रिजनेबल रहेगा और वो आपको पूरा आसाम वहाँ पर घुमाएगा। आसाम तो नहीं बोल सकते पर पूरा गुवाहाटी अपने को वहाँ पर वो बसों के द्वारा घुमाएगा, और भी वहाँ पर आपको जो जो देखना है वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं।
10 महाविद्या का भी अपना महत्व है, वो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगा। और वहाँ के अगर हम वहाँ के खान पान की बात करें तो वहाँ का खान पान इतना कोई मसाले वाला ऐसा नहीं बोल सकते, अपने नॉर्मल खान पान होता है, पर वो लोग भात का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर उस तरफ चावल ज़्यादा होता है, तो लोग चावल अर्थात भात का उपयोग, राइस का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं खाने में, और खाना नॉर्मली होता है। और वहाँ के लोगों की बात करें तो वहाँ पर कैसा है कि वहाँ पर गरीबी है, जिसके कारण गरीबी देखने को काफ़ी मिलती है, परंतु ऐसे जनरल वहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अब मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि एक हमको यहाँ के जीएसटी वाले भाई मिले थे, असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर थे वो, तो वो उनका हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया था। तो उनका ऐसा कहना था कि वो भी कामाख्या टेम्पल के पास एक होटल में रुके थे, और फिर वहाँ से जब उनको उमानंद जाना था तो उनको टैक्सी ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फिर उन्होंने जब वो ऐसा बाहर निकले ना, तो वहाँ पर उनको एक भाई मिला जो बाइक के ऊपर था, और उस भाई ने उनको लिफ्ट दी थी वहां से लेकर के और उमानंद तक। तो ऐसे दिलदार लोग भी हैं आसाम में, ऐसा आपने नहीं बोल सकते। तो वहाँ के लोग मिलनसार होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग मंदिर तो पहुंच गए थे, पर जब हम लोग मंदिर से रिटर्निंग हुआ तो हम लोगों की रात की फ्लाइट थी, आई थिंक 9:50 की फ्लाइट थी। तो हम लोग ऐसा सोचे कि भाई अभी ऊपर से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि टेम्पल जो है वो नीलगिरी पर्वत पर है। तो हम सोचे कि उधर से नीचे उतर जाते हैं और फिर नीचे से हम लोग घूमते घूमते टैक्सी या कुछ भी करके चले जाएंगे। तो वहाँ पर काफ़ी टैक्सी वालों को हम लोगों ने एयरपोर्ट तक का भी फेयर पूछा था, ये वो। तो काफ़ी क्या है कि अभी एयरपोर्ट कहीं से भी जाना है तो उसका वो लोग हमेशा भाड़ा ज़्यादा ही बताएंगे, और उसमें भी शाम हो गई तो रात का टाइमिंग हो गया, ज़्यादा भाड़ा वही हो। तो उसके अंदर हमको एक टैक्सी वाला भाई मिला जो बहुत ही अच्छा था, और उसने हमको एकदम रिजनेबल प्राइस में लेकर के गया वो। और प्लस वो हम लोगों को ऐसे रास्ते से लेकर के गया क्योंकि हम लोग ने उसको बोला कि भाई देखो हम लोग इधर का कोई ज्यादा रास्ता वास्ता देखे नहीं है, और ऐसा सुना है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों की भले फ्लाइट लेट है, पर हम लोगों को थोड़ा एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचना है, वहाँ पे 1-2 कार्य और है वो भी करना है, और हम लोग भोजन पानी भी एयरपोर्ट पे ही करने का सोचा है। तो आप हम लोगों को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाइए। तो वो भाई बेचारा हम लोगों को पीछे से पूरा घुमा करके लेके गया था, जिसके अंदर मेरे को थोड़ा डर भी लगा उस समय पर, क्योंकि वो थोड़ा सुनसान रास्ते से लेकर के गया, जिसमें रवि भाई ने मुझे बोला कि भाई तुम डरो मत। पर जैसे नई जगह पे थे तो मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन वो पीछे के रास्ते से लेकर के गया, थोड़ा घुमा करके लेकर के गया, लेकिन वो एकदम परफेक्ट हम लोगों को टाइम टू टाइम वो बंदे ने एयरपोर्ट पहुंचाया। तो ऐसे वहाँ के लोगों के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहेगा कि मैं 2 बार गया हूँ, पर वहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। और कोई बंदा बाहर से आता है तो उनको ये चीजें पता है कि भाई जब कोई बंदा बाहर से आया है तो अभी वो वहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है वो ले जा करके दूसरों को बताएगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि उस क्षेत्र के बारे में लोगों को पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उनको ये चीज पता है कि बाहर के लोगों के साथ हमको कैसा बिहेवियर करना है, कि जिससे लोगों के प्रति हमारे क्षेत्र के लिए जो है वो उत्साह एक बढ़े। तो वो चीजें काफी अच्छी है वहाँ पर। और प्राकृतिक सौंदर्यता भी वहाँ पर बहुत अच्छी है, हम ऐसा बोल सकते हैं, बहुत प्राकृतिक सौंदर्यता है। आप पीछे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आप देखेंगे तो हरियाली इत्यादि बहुत अच्छी है, और प्रकृति वहाँ पर बहुत अच्छी है। अपने ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पर ज्यादा विकास नहीं है, तो विकास नहीं है तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि प्रकृति वहाँ पर बची हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस भी स्टेट में विकास होता है ना, तो विकास होने के कारण, विकास किसको कहेंगे कि भाई नौकरी धंधे जहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं वहां पर विकास हुआ है। तो नौकरी धंधे प्राप्त होते हैं, तो नौकरी धंधे प्राप्त करने के लिए वहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, और जब फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं तो फिर क्या किया जाता है, जंगलों का विनाश किया जाता है। और फैक्ट्री लगाई है तो उसके अंदर मनुष्य आएगा काम काज करने के लिए, तो उसके रहने के लिए जगह बनाई जाएगी, तो फिर जंगल का विनाश किया जाएगा। तो इस तरीके से जंगल का विनाश किया जाता है। हम सोचते हैं कि हमने प्रगति कर ली, लेकिन हमने प्रगति तो कर ली लेकिन प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया। तो वो चीज आसाम में इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर प्रकृति काफी कुछ है। आप और एक चीज ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति नेचर की गोद में जाता है तो वो अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाता है। तो वो चीज वहां पर बहुत अच्छी है, हमको वो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस इस तरीके से मेरा कामाख्या टूर का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। 3 दिन में वहां पर रहा। हम लोग बाय एयर गए थे और बाय एयर ही वापस आए, और ट्रेन का कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है। तो ट्रेन में ऐसा बोलते हैं कि 3-4 दिन लग जाता है, पर वो भी एक एक्सपीरियंस मैं लूँगा और उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। और इस तरीके से मेरी पूरी जर्नी रही कामाख्या की, और बहुत ही अच्छी जर्नी रही, पॉजिटिव जर्नी रही। और अभी से मैंने एक ये चीज़ नया ऐड किया है कि अभी जैसे मैं कहीं पर भी जर्नी करने जाता हूँ तो वहाँ का वीडियो बनाऊँ, और फिर वीडियो बनाने के बाद जो व्लॉग है वो तो बनाऊंगा ही,
फिर एंड में उसके बारे में, वो जगह के बारे में आप लोगों को बताऊं कि आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पे, क्या क्या घूम सकते हैं, तो जिससे आप लोगों को एक नॉलेज भी मेरे वीडियो के थ्रू प्राप्त हो। तो ये सब चीजें हैं। आगे के भी मैंने जूनागढ़ के ब्लॉग बना रखे, वाराणसी के ब्लॉग बना रखे, तो उसके बारे में भी आगे मैं अभी वीडियो, जैसे ये कामाख्या का मैंने वीडियो बनाया इस तरीके से मैं बनाऊंगा, तो आप लोग वो वीडियो को भी देखिए। और मेरे जो जूने ब्लॉग आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी ब्लॉग जाकर के आप लोग देखिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी ऑन करिएगा। और इस तरीके से आज आपसे हम लोग विदा लेते हैं और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ऐसा आप लोगों को वादा भी करते हैं। सो गाइज, ये है शशांक। आज ये मेरा कैमरामैन था, क्योंकि कान्हा जो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था आई एम एक्सपोज वाले ब्लॉग में, उसके अंदर कान्हा मेरा कैमरामैन था, पर अभी वो गांव चला गया। तो ये शशांक है, इसको आज कैमरामैन बनाया था। आज इसका फैमिली फंक्शन था, पर मैं इसको फोन कर करके बुला। और ये वीडियो अभी जो हम लोग शूट कर रहे हैं तो रात के 12:30 बज रहे हैं, तो रात के 12:30 बजे फिर भाई आया और इसने मेरा वीडियो शूट किया, इसके लिए इसको थैंक यू। और पीछे आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बैकग्राउंड अभी थोड़ा बरोबर नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा, ये मैंने आपको बोला था कि इसको स्टूडियो में हमको बदल देना इस रूम को, तो इसके लिए इसका कामकाज चालू है। तो अभी आपको शायद आने वाली वीडियो में ये भी आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय।